राठी जी ने कितना गलत बोला है। ध्रुव राठी भाई नहीं पकड़ सकते भैया ध्रुव राठी भाई साहब केरला को डिफेम किया और इतनी बेकार एनालॉजी, ये केरला स्टोरी है। नमस्कार दोस्तों, केरला स्टोरी वाला वीडियो कुछ ज्यादा ही भयंकर तरीके से वायरल चला गया। 15 मिलियन व्यूज इस पर होने को हो रहे हैं और क्या हंगामा हुआ है इसको लेकर आप सबने देखा ही होगा। कितने लोगों ने इसे काउंटर करने की कोशिश करी, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी इस पूरे 22 मिनट के वीडियो में एक भी गलती नहीं निकाल पाया, क्योंकि जो कुछ कहा गया था फैक्ट्स के आधार पर कहा गया था। यहाँ मेरी पूरी टीम का धन्यवाद जिन्होंने इतनी बढ़िया रिसर्च करी थी। मोटे मोटे तौर पर मैंने इस पूरे वीडियो में यही कहा था कि जो 32,000 का फिगर है ये गलत फिगर है, और सबूत के तौर पर होम मिनिस्ट्री का डेटा, NIA, अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, ऑब्जर्वर रिसर्चर फाउंडेशन, ढेरों न्यूज आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स आपको वीडियो में दिखाए थे। इन सब के बेसिस पर मैंने आपको दिखाया था कि कैसे जो इंडियंस इंडिया छोड़कर आईसिस ज्वाइन करने गए उनका नंबर 60-65 के आसपास है। इनमें से करीब 22 केरला से थे और इन 22 में से 6 औरतें थी। इन 6 औरतों में से 3 मुस्लिम थी और बाकी 3 कन्वर्टेड थी, जिनमें 2 क्रिश्चियंस थी और 1 कन्वर्टेड थी हिंदुइज्म से। ये सारी रिपोर्ट्स अभी भी अवेलेबल है। इन सब का लिंक मैं नीचे यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप खुद जाकर क्रॉस वेरीफाई कर सकें। अब एक बड़ी खबर यह है 18 मई की कि हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी इन फैक्ट्स को चेक किया और यही चीज कही कि जो फिल्म में दिखाया गया है वो सच नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा फिल्म के प्रोड्यूसर्स को कि अब जब इस फिल्म को सिनेमा पर दिखाया जाएगा, फिल्म के पहले एक डिस्क्लेमर आएगा। उस डिस्क्लेमर पर लिखा होना चाहिए कि देयर इज नो ऑथेंटिक डेटा टू बैक अप द सजेशन दैट द फिगर ऑफ कन्वर्जन इज 32,000 और एनी अदर फिगर। और साथ साथ ये भी लिखा होना चाहिए कि दिस फिल्म रिप्रेजेंट्स अ फिक्शनलाइज्ड वर्जन। अब ये सारे फैक्ट्स देखकर, ये रिपोर्ट्स देखकर और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखकर भी अगर मन नहीं भरता, तो आइए आज के वीडियो में मैं इन नॉनसेंस वीडियोस का रिप्लाई भी दे देता हूं। ये करने के पीछे एक और कारण है मेरा कि ये जो देश में नफरत की लहर फैलाई जा रही है, इसे रोका जा सके और देश के यूथ तक एक पॉजिटिव मैसेज पहुंचाया जा सके। अब करीब 15-20 काउंटर वीडियोस होंगे मेरे उस एक वीडियो के खिलाफ। एक एक करके सबको लेकर तो जवाब नहीं दिया जा सकता, नहीं तो ये वीडियो घंटों लंबा बन जाएगा। इसलिए जो 4-5 सबसे पॉपुलर वीडियोस हैं उन्हें पकड़ते हैं। सबसे पहले सबसे ज्यादा देखे जाने वाला वीडियो 1.7 मिलियन व्यूज के साथ ये है, जिसे सिद्धार्थ यादव नाम के एक यूट्यूबर ने बनाया है। सिद्धार्थ बड़ा ही सुंदर नाम है। आप जानते ही होंगे गौतम बुद्ध का नाम हुआ करता था, लेकिन पता नहीं क्यों इस लड़के ने अपना नाम बदलकर सिद्धार्थ से एल्विश कर दिया। तो आज इसके चैनल का नाम है एल्विश यादव। अब हो सकता है ये एम्बैरेसमेंट की वजह से किया हो, कुछ लोगों को बड़ी शर्म आती है अपने ही कल्चरल नाम से, या फिर हो सकता है कि कुछ लोगों को लगता है कि ना बड़ा कूल नाम होगा अगर अंग्रेजी नाम है तो। खैर जो भी हो, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं कि ये लड़का है कौन। एक कॉमेडी यूट्यूबर है जो कुछ इस तरीके के वीडियोस बनाता है। तो उसको मिलेगी स्वीटी सुपारी की स्मूच। मतलब कुछ लड़के पंजा लड़ा रहे हैं और जो भी जीतेगा उसे लड़की की स्मूच मिलेगी। लड़की है या कोई ऑब्जेक्ट है? गुड़गांव मार के पता ना क्या करने आ रखे और भाई पैसे पूछे थे, सब सेट हो जाएगी। सूडो फेमिनिस्ट है, थोड़ा सा पैसा दिखाऊंगा सेट हो जाएगी। अब एल्विश के लिए कोई टीचर भी क्यों ना हो, वो भी एक ऑब्जेक्ट की तरह है जिसे सेट किया जा सकता है। भाई ऐसे नंबर थोड़ी बढ़ा देगी मैडम, और भाई मैडम सेट करना एक कला है यार, मेरे दादा सेट करे करता मैडम। एक दूसरे वीडियो में एल्विश 3-3 लड़कियों को सेट करता है जैसे कि वो लड़की नहीं खिलौने हो। ये तो 3-3 लड़कियों के साथ रासलीला रचा रहा है ना। अगर तू मुझे एक दे देगा तो दोनों भाई मजा बांध देंगे। अब ऐसी बातें सिर्फ गर्लफ्रेंड्स तक ही लिमिटेड नहीं है। ये देखिए एल्विश शादी के बारे में क्या सोचता है। इस वीडियो में एल्विश शादीशुदा होता है, उसकी बीवी उस पर काफी ज्यादा शक करती है, तो उससे पीछे छुड़वाने के लिए एल्विश भाई क्या करते हैं, बीवी को छोड़ना है क्योंकि वो शकी है किसी दूसरी लड़की के चक्कर में फंस के, और फिर जब उसको भी उससे प्यार होने लगता है तो फिर उसको भी छोड़ देता है किसी तीसरी के लिए। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे इट्स हिज चॉइस, लेकिन अब देखिए एल्विश क्या सोचता है जब लड़कियां कुछ ऐसी चीजें करने की सोचे तो। हमने ऐसी गर्लफ्रेंड चाहिए थी ना, ये है आजकल के रिलेशनशिप। हम तो सारा सिंगल ही बढ़िया है। आप सोचेंगे मेरे रिसर्चर को घंटों का समय लगा हुआ एल्विश की ये वीडियो क्लिप्स ढूंढने में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसने बताया सिर्फ 5 मिनट लगे ढूंढने में, क्योंकि उसने कहा एल्विश का पूरा चैनल ऐसी ही मिसोजिनिस्ट क्रिंज से भरा पड़ा है, जहां पर लड़कियों के खिलाफ ऐसे ही नफरत फैलाई जाती है और लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। एक दूसरे वीडियो में एल्विश कहता है अपने दोस्त से कि मैं तेरा दोस्त हूं तो क्या मैं तेरी गर्लफ्रेंड के साथ सो नहीं सकता? तू अपनी बीवी के साथ और मैं तेरी गर्लफ्रेंड के साथ। तू गर्लफ्रेंड नहीं दे सकता है, चाहिए मुझे वो अब, यही हो दे।
एक बार फिर से एल्विश के लिए लड़की एक ऑब्जेक्ट है। अब एल्विश ये सारी क्लिप्स देखकर कहेगा कि ये सारी तो फिक्शनल कहानियां हैं जो उसने वीडियोस के लिए लिखी हैं, असल जिंदगी में उसकी सोच ऐसी थोड़ी है। लेकिन ये जो छिछोरा कैरेक्टर जिसका नाम एल्विश है, जो ये वीडियोस में प्ले करता है, इसे कोई विलन की तरह नहीं दिखा रखा, इसे एक बड़ा कूल डूड टाइप का इंसान दिखा रखा है। जो यंग लड़के इसका चैनल देखते हैं उन तक क्या मैसेज जाता है कि अगर कूल बनना है तो आप भी लड़कियों की बात इसी तरीके से किया करो। ये तो थी औरतों की बात, अब एल्विश की राय सुनिए धर्म के ऊपर, रिलीजन के ऊपर। ये भाई आशीर्वाद देते हुए मतलब भगवान शिव को स्मोकिंग और गांजा से एसोसिएट करना। हनुमान चालीसा में 2 लाइनें हैं दोस्तों, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। देखिए एल्विश ने अपने वीडियोस में इसे कैसे डिपिक्ट किया है। हनुमान चालीसा इन भूतों का आगे पढ़ दो, इनकी जावे एक बज्जी में, समझ रहा हो, एक बज्जी में। पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुंती निवार सुमति के संगी। एल्विश ऐसे लोगों में से है जो बहुत ही घटिया तरीके से हिंदू धर्म का इस्तेमाल करता है व्यूज पाने के लिए। पीछे दीवार पर ये जय श्री राम लिखेगा और सामने बैठकर मुंह से देखो कैसे शब्द निकलते हैं ना। और भाई ऐप डाउनलोड कर लो, बहुत कैडी ऐप है, मतलब बेसिकली वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप है। इसमें भाई तुम बहुत सारे लोगों से दोस्ती कर सकते हो, चाहे इंडिया के हो बाहर के हो। 17 मिलियन से ज्यादा होस्ट है और भाई बहुत कैडी स्ट्रीमर्स है, मतलब स्वाद आ जाएगा तुम्हें। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लो। मतलब धर्म का इस्तेमाल करना है ऐसी घटिया चीजें प्रमोट करने के लिए। मेरे पास भी ऐसे ऑफर आते हैं दोस्तों कि इन चीप एप्स को प्रमोट कर दो या फिर ये बेटिंग और गैम्बलिंग की एप्स को प्रमोट कर दो, हम इतने पैसे देंगे इसके। लेकिन मेरा कहना है नहीं, मेरी कोशिश ये रही है दोस्तों कि सिर्फ ऐसी ही चीजों को प्रमोट किया जाए वीडियोस में जिनसे आप लोगों का भला हो, समाज पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े या देश आगे बढ़े। जैसे कि मेरा ये टाइम मैनेजमेंट कोर्स जिसमें मैं आपको सिखाता हूं कि ये गलत एडिक्शंस और प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे छुटकारा पाया जाए। मैं आपको पढ़ाता हूं लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के 9 पिलर्स के बारे में, जिससे आप अपनी जिंदगी में खुश रहते हुए अपनी प्रोडक्टिविटी डबल या ट्रिपल कैसे कर सकते हैं। जिन लोगों ने कोर्स लिया है, सच बता रहा हूं, उनका फीडबैक जबरदस्त रहा है। ये रिव्यूज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस कोर्स ने स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयज से लेकर हाउसवाइफ्स तक की जिंदगी अच्छे के लिए बदली है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, 1 हफ्ते के अंदर आप देखेंगे कि कैसे आपकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है। आप सब लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट है। कूपन कोड यूज कीजिए 40 ऑफ 40OFF 40% ऑफ पाने के लिए। लेकिन आप में से पहले 500 लोगों के लिए ही ये कूपन कोड वैलिड होगा। तो जल्दी से जाकर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक में चेकआउट कर सकते हैं। और अब आगे इस वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं। आप सबने अपने घर पे कुछ वेडिंग रिचुअल्स तो देखे होंगे जब भी किसी की शादी में गए होंगे, जहां पर पुजारी कुछ मंत्र बोलते हैं। देखिए एल्विश उसे कैसे पोर्ट्रे करता है। और पंडित सेक्सी मंत्र पढ़ का भी ब्याह करवा दे जल्दी, सेक्सी मंत्र पढ़ का भी ब्याह करवा दे जल्दी। बिजली सी टूट पड़ी मारे गए हम। भाई ये लोग हिंदुओं का मजाक उड़ाते हैं अपनी मूवीज में और इन पे हंसता कौन है? लोग हंसते कि वाह ओ भाई क्या सीन डाल रहा। अब सबसे कमाल की बात तो यह है कि इस तरीके से ये हिंदू धर्म का मजाक उड़ाकर वीडियोस बनाता है कि बॉलीवुड एंटी हिंदू है। इस तरीके से वीडियोस में औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करता है और फिर वीडियोस बनाता है कि मैं हिंदू औरतों को बचाऊंगा। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ सको कि एल्विश जैसे बहुत से ढोंगी हैं सोशल मीडिया पर जो हिंदू धर्म को बचाने का नाटक करते हैं, लेकिन असलियत में लोगों के बीच नफरत फैलाते हैं, गाली गलौज करते हैं और देश के यूथ को ऐसी ही बुरी चीजें सिखाते हैं। चलो बहुत कॉन्टेक्स्ट हो गया एल्विश को लेकर। मैं कहना चाहूंगा कि अभी तक जो भी मैंने आपसे कहा वो सब एड होमिनम लॉजिकल फैलेसी थी। आप में से जिन लोगों ने मेरा लॉजिकल फैलेसीज वाला वीडियो देखा है आकाश बैनर्जी के साथ, आप जानते होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। क्योंकि असल में बात क्या है, अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने एल्विश के कैरेक्टर को क्रिटिसाइज किया है, मैंने उसकी आर्ग्यूमेंट्स को क्रिटिसाइज नहीं किया। कई सोशल मीडिया वीडियोस जो कहते हैं कि उन्होंने एक्सपोजे किया है मेरा, वो भी इसी चीज का बहुत इस्तेमाल करते हैं। मेरे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट को काउंटर करने की जगह वो मेरे 5-5 साल पुराने वीडियोस को लेकर उनमें गलतियां निकालते हैं और कहते हैं कि ये देखो यहां गलती थी तो इसलिए ट्रस्ट नहीं किया जा सकता इस बंदे पर। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मुझसे कभी गलतियां नहीं हुई है, 500 वीडियोस हैं चैनल पर, उनमें से 10-20 में तो बड़े आराम से गलतियां मिल जाएंगी। और पहले क्वालिटी चेक इतना अच्छा होता नहीं था जब मैं अकेले वीडियो बनाया करता था। पूरी टीम के साथ वीडियो बनाता हूं तो अच्छा क्वालिटी चेक हो पाता है कि कहीं कोई गलतियां ना निकले। लेकिन बात यह है कि अगर मेरी आर्ग्यूमेंट को काउंटर करना है तो करंट आर्ग्यूमेंट को काउंटर करना होता है। इसलिए अब एल्विश की इस आर्ग्यूमेंट को सुनते हैं जो उसने दी केरला स्टोरी वीडियो को लेकर। 2012 में चीफ मिनिस्टर था भाई जो कांग्रेस का ही था केरला का, उसने रिपोर्ट दी कि 7713 लोग 2006 से लेकर 2012 तक कन्वर्ट हुए हैं। तो ये नंबर अपना 32,000 पर ईयर के हिसाब से जोड़ लो। 32,000 कैसे बना भाई? सिर्फ 3 लड़कियों पर रखा था, हम 32,000 की रिपोर्ट लेके आ गए। तो यहाँ ये एक आर्टिकल की बात करता है जो ओमान चांडी को मेंशन कर रहा है, केरला के एक्स चीफ मिनिस्टर। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये
इसे ऐसे पेश कर रहा है जैसे कि कोई नई इन्फॉर्मेशन हो। भाई अगर तूने मेरा वीडियो देखा होता तो इस आर्टिकल को मैंने तुझसे ज्यादा मेंशन किया है और ज्यादा डिटेल में डिस्कस भी किया है अपने वीडियो में। 2500 औरतें, इस्लाम, केरला, ओमन चांडी, इससे पता चलता है कि इसने मेरा वीडियो पूरा देखा तक नहीं है और रिप्लाई कर रहा है। अब यहाँ ये फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन के झूठे क्लेम को दोबारा से दोहरा रहा है, जबकि फिल्म के डायरेक्टर खुद शर्मा रहे हैं इस क्लेम को दोबारा से दोहराने में, जैसे कि मैंने आपको अपने ओरिजिनल वीडियो में बताया था। लेकिन एल्विश इसकी बात ऐसे कर रहा है जैसे कि ये सच हो। एल्विश भाई तुम खुद समझदार हो क्या? गूगल करके चेक कर सकते हो। एल्विश का तो पता नहीं, लेकिन जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, देश के सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑलरेडी चेक कर लिया है, इसलिए फिल्म के आगे डिस्क्लेमर लगाने को कहा गया है। अब इसके अलावा काउंटर के तौर पे एल्विश कुछ रैंडम कन्वर्जन के नंबर्स मेंशन करता है। भाई एक काम करता ना, अपने केरला मॉडल वाली रिपोर्ट पढ़ लेता, वहां पे आपको पढ़ने को मिलता कि 47% तक कन्वर्जन हो चुका है वहां पे। अब यहाँ पर एल्विश रैंडम नंबर्स और रैंडम आर्टिकल्स दिखा रहा है एक ऐसी परसेप्शन बनाने के लिए कि कन्वर्जन्स हो रही है, हजारों की संख्या में हो रही है, बहुत सारी हो रही है। और जैसा कि मैंने तो उनकी बात ही ना करी हो अपने वीडियो में। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे को कोट किया था। वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने इंडिया में सर्वे किया था, 30,000 लोगों के साथ फेस टू फेस इंटरव्यूज किए, 17 भाषाओं में बात करी। इस सर्वे के सैंपल साइज के क्या मायने हैं उसे आप समझने के लिए कंपेयर कर सकते हैं टीआरपी से। इंडिया में जब BARC सैंपल साइज लेता है अलग अलग टीवी चैनलों की टीआरपी कैलकुलेट करने के लिए, उनका सैंपल साइज पता है कितना होता है? अप्रैल 2020 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 44,000 हाउसहोल्ड्स का सैंपल साइज। ये जो नंबर है यहाँ पर 30,000 40,000 का, ये एक बहुत अच्छा नंबर होता है सैंपल साइज का। लेकिन एल्विश ने कभी स्कूल में पढ़ाई पे ध्यान तो ढंग से कभी दिया नहीं, तो कहां इसे जानकारी होगी स्टैटिस्टिक्स की। इसके हिसाब से तो BARC को देश के हर हाउस होल्ड में, हर टेलीविजन पे एक डिवाइस इंस्टॉल करना चाहिए टीआरपी कैलकुलेट करने के लिए। 30,000 लोगों में से 98% ने सेम जवाब दिया। भाई शाबाश भाई, मान गए भाई। काम करो, मेरे मोहल्ले में आओ और उसमें सर्वे करो, वहां पे तुम 10 लोगों से पूछोगे ना कि भाई मोदी कैसा लगता है, तो उसमें से 90% लोग मोदी के सपोर्टर मिलेंगे। एल्विश कहता है कि कभी मेरे मोहल्ले में आओ, सर्वे करो, तो पता लगेगा कि 90% लोग मोदी सपोर्टर निकलेंगे। इससे पता चलता है कि एल्विश ने कभी रैंडम सैंपलिंग, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल और कॉन्फिडेंस इंटरवल जैसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा ही नहीं ढंग से। प्यू रिसर्च सेंटर की जो डिटेल्ड मेथडोलॉजी है ये आपको इनकी वेबसाइट पर मिल जाएगी, और इसे मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि मैंने अपने ओरिजिनल केरला स्टोरी वाले वीडियो में इनकी बात करी थी, ये दिखाने के लिए कि एक्चुअली में कितनी रिलीजियस कन्वर्जन्स हो रही हैं देश में। बस इन 3 चीजों के अलावा बाकी पूरे इस काउंटर वीडियो में और कोई आर्ग्यूमेंट्स थी ही नहीं। बाकी पूरा वीडियो हवाई बातों से भरा हुआ है। जैसे कि बार बार एल्विश कहता है कि ध्रुव राठी के वीडियोस मत देखा करो, मत देखा करो। बस जाके भाई को करेक्ट कर देना, जाना भी मत, मेरे कमेंट सेक्शन में रहना, क्यों परली साइड जाके व्यूज बढ़ाने किसी के। तेरे फूफा बदमाश है जैसे वीडियोस देखने की जगह लोग लॉ एंड ऑर्डर को फेवर करना शुरू करेंगे मेरे वीडियोस देखकर। बताइए, फूफा बदमाश है, फूफा बदमाश है, फूफा बदमाश है भाई। मेरे वीडियोस देखकर लोग गांधी जी के आइडियल्स और पीसफुल डिस्कशन में यकीन करने लगेंगे, एज कंपेयर टू तेरे वीडियोस देखकर लोग क्या सीखेंगे कि अगर किसी की राय से सहमत नहीं हो तो उनको थप्पड़ लगाने लग जाओ। जिन लोगों की इस वीडियो में बात करूंगा, अगर तुम उनके फैंस हो तो तुम्हें लगना भी चाहिए, बुरा नहीं, तुम्हें 2 रैपट लगने चाहिए। तेरी राय में तो लोगों को गाड़ी से कुचल देना चाहिए अगर किसी का कंटेंट पसंद ना आए तो। इनके साढ़े सबके ऊपर फॉर्च्यूनर तार के ना मार दूं, और फिर मैंने ना प्लान ड्रॉप कर दिया। मैं अगर इन्हें मार दूंगा तो साढ़े मजाक किसका उड़ाऊंगा। मैं अपने वीडियोस में बात करता हूँ प्रिविलेज की, कैसे स्टार्टिंग लाइन सबके लिए सेम होनी चाहिए, कैसे गरीब लोगों को भी हमें सर और मैम करके एड्रेस करना चाहिए, चाहे वो रेस्टोरेंट में कोई वेटर हो चाहे हॉस्पिटल में कोई नर्स हो। अब तेरे से इतनी पढ़ाई वाली, इंटेलेक्ट वाली बातें तो एक्सपेक्ट नहीं करी जा सकती, लेकिन जो बेसिक ह्यूमिलिटी और एम्पैथी वाली चीजें होती है कि अपनी दौलत पर घमंड मत करो और गरीबों का मजाक मत उड़ाओ, वो भी नहीं एक्सपेक्ट किया जा सकता तुझसे। भाई हमारे बाप दादा ने कमा रखा है, देखो इसमें कोई वो बात नहीं है, जिसने कमा रखा, जिसने नहीं कमा रखा नहीं कमा रखा, चलो कि बाप दादा का पैसा उड़ा रहे हैं भैया। आज के दिन कोई भी 15-16 साल का लड़का तेरी वीडियोस देखेगा तो क्या सीखेगा? वो औरतों को खिलौनों की तरह ट्रीट करना, गाली गलौज करना, ऑनलाइन बुलिंग करना। बात खत्म, उसकी गाली बको ऐसा कर दो, अकाउंट उड़ा दो उसका। एक काम करो, यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, उड़ा दो। हुक्के का एडिक्शन डालना, फालतू की लग्जरी गाड़ियों का दिखावा करना। और वही 15-16 साल का लड़का अगर मेरे वीडियोस देखेगा तो क्या सीखेगा? वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर 1 और फ्रेंच रेवोल्यूशन का इतिहास, स्वामी विवेकानंद के विचार और रामायण से मिली सीख। अगर आप जो इस वीडियो को देख रहे हो एल्विश यादव के सब्सक्राइबर हो और मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मेरे पुराने वीडियोस को जरा जाकर देखना और खुद ही जज कर लेना कि किस चैनल से आप ज्यादा सीखते हो और किस चैनल को देखने के बाद एक बेहतर इंसान बनते हो। एल्विश, तूने अपने वीडियो में कहा कि तेरे अंदर मेरे लिए कोई हेट नहीं है, मैं भी यही
कहना चाहूंगा, मेरे दिल में भी तेरे लिए कोई रत्ती भर तक हेट नहीं है। सच कह रहा हूं, मैंने तेरा पुराना वीडियो इसलिए इग्नोर किया था क्योंकि वो सिर्फ मेरे ऊपर था, लेकिन इस बारी तू पूरे राज्य को बदनाम कर रहा है, तू देश में पूरी एक कम्युनिटी को बदनाम कर रहा है। तू जिस तरीके से नफरत फैला रहा है वो देश को बांटने का काम करती है, इसलिए मैंने मजबूरन ये वीडियो बनाया। इस मैसेज को थोड़ा पॉजिटिवली लियो। अगर सिर्फ तेरे से पर्सनली बात करनी होती तो कॉल पे भी बात कर सकता था, लेकिन यहाँ एक जनरल मैसेज भी देना है यूथ को। ये जो मिसोजिनी का ट्रैप है, ये तेरे वीडियोस से हो या हनी सिंह के गानों से हो, औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करना, पैसे का एक घमंड रखना, एक क्लासिस्ट एटीट्यूड होना, ये गन्स को लेकर क्रेज होना या बदमाशी करना, सारे संस्कार खो देना और सिर्फ लग्जरी गाड़ियों के पीछे भागना, अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देना ड्रीम 11 और माई सर्कल 11 जैसी एप्स पर। देखो, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाओ, माई 11 सर्कल ऐप डाउनलोड करो, अपनी बढ़िया सी टीम बनाओ, बेस्ट। तुम्हारा भाई बताया था आज 100% लीगल ट्रस्टेड साइट के बारे में, जो की है lotus365.in। कम्युनल हेट्रेड फैलाना, सुपरस्टिशन, अंधविश्वास रखना, ये सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आज के दिन इंडियन यूथ फेस कर रहा है, चाहे वो इंडियन यूथ किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो और किसी भी स्टेट में रहता हो। तो अच्छी एक्टिंग कर लेता है, शक्ल से भी स्मार्ट दिखता है, लेकिन थोड़ा अकल पे काम करने की जरूरत है। कॉमेडी वीडियो बना, लेकिन कॉमेडी वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं कि इन सारी चीजों में भी इन्वॉल्व होना पड़े। कॉमेडी अच्छी और साफ सुथरी भी हो सकती है, जहां पर समाज में चल रही गलत चीजों का, इरैशनल बातों का मजाक उड़ाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अभिषेक उपमन्यु का लेटेस्ट स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो देख लो, हेल्थ एंग्जाइटी पर। अच्छी कॉमेडी फिल्में कितनी है, हेरा फेरी, भेजा फ्राई, मुन्ना भाई MBBS, इन सारी फिल्मों को देख और इनसे सीख कि किस तरीके से कॉमेडी करी जाती है। बाकी अंकल आंटी को राम राम कहना। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले काउंटर वीडियो पर। अगला वीडियो है एक भाई साहब के द्वारा जो कहते हैं कि ध्रुव तो बस इधर उधर से डेटा उठाता है, कंपाइल करता है और परोस देता है। इधर से लिया, उधर से लिया, एक चीज को क्रिएट किया और परोस दिया। मैं पूछना चाहता हूं भाई, डेटा को कंपाइल करने में, फैक्ट्स प्रेजेंट करने में गलत क्या है? आखिर प्रॉब्लम क्या है इसमें कि मेरे वीडियोस इतने वेल रिसर्च्ड होते हैं? इतना ही नहीं, इन्हें प्रॉब्लम है इस चीज से भी कि मैं अपने वीडियोस को ग्रीन स्क्रीन पर शूट करता हूं और अच्छे से एडिट करता हूं। एडिटिंग, एक चीज यूं छल के आ रही है, एक चीज यूं उड़ती हुई आ रही है, एक चीज यूं गाने पर क्रोमा लगाया और भैया नॉलेज के पंडित हो गए। क्या जवाब दूं दोस्तों ऐसी चीजों का? इसलिए काम की जो आर्ग्यूमेंट्स है उन तक बात को सीमित रखते हैं। इन भाई साहब का सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट है कि फिल्म के टीजर में ये कहीं नहीं कहा गया कि ये 32,000 औरतों का नंबर एक्चुअली में केरला से है। 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और इराक के रेगिस्तान में दफन हो चुकी हैं। उसने ये कब कहा कि 32,000 गर्ल्स केरल से कन्वर्ट होकर मेरी तरह वहां दफन हो चुकी हैं? यहां पर जो कॉमन फैक्टर है वो लड़की है और कन्वर्जन है। कॉमन फैक्टर केरल नहीं है। ये कहते हैं कि ये 32,000 का फिगर बताता है ये वो औरतें हैं जो रेगिस्तान में दफन है, और ये औरतें कहीं की भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि ये केरला की हैं। अब ये आर्ग्यूमेंट सुन के पता है मेरे दिमाग में क्या चीज आती है? सर आप मेरी साइड से खेल रहे हो या उनकी साइड से खेल रहे हो? अबे तू मेरी तरफ है किसकी तरफ है? अगर इनका ये कहना है कि औरतें कहीं से भी हो सकती हैं तो फिल्म के डायरेक्टर से सवाल कीजिए जाकर, वो ऐसी नॉनसेंस बातें क्यों करते हैं? फिल्म के डायरेक्टर ने तो बड़े क्लियर कट शब्दों में कहा था कि ये 32,000 का फिगर हिंदू और क्रिश्चियन औरतों के लिए है जो केरला से थी और जो आईसिस में जाकर दफन हुई। तो ये आर्ग्यूमेंट मेरे खिलाफ नहीं बल्कि फिल्म के डायरेक्टर के खिलाफ है। आगे ये भाई साहब कहते हैं कि चीजों को फिक्शनलाइज करना एक सिनेमैटिक लिबर्टी है। 2 भाई, 2 उनकी बीवियां, सारे कन्वर्ट, सारे ब्रेन वॉश्ड। इसका मतलब कन्वर्जन एज अ बीमारी एग्जिस्ट करता है एंड ब्रेन वॉशिंग एज अ बीमारी एग्जिस्ट करती है। कितना करती है? ये एक सिनेमैटिक लिबर्टी है। ये एग्जाम्पल देते हैं बॉर्डर फिल्म का। ये बात सही है कि चीजों को अक्सर फिक्शनलाइज किया जाता है जब उन्हें फिल्मों में दिखाया जाता है, लेकिन बात यह है कि इस केस में फिल्म के प्रोड्यूसर, फिल्म के डायरेक्टर, फिल्म की एक्ट्रेस, इन तीनों ने रियल लाइफ इंटरव्यूज में क्लेम किया, ट्विटर पर कहा कि ये सच्ची कहानी है 32,000 लड़कियों की। इस चीज को सिनेमैटिक लिबर्टी नहीं कहा जाएगा, इस चीज को सीधा सीधा झूठ बोलना कहा जाएगा। दूसरी चीज, बॉर्डर फिल्म जो है बचपन में मैंने बहुत देखी है। मेरी राय में ये बहुत ही बढ़िया फिल्म है जो पेट्रियोटिज्म और ह्यूमैनिटी को दर्शाती है। बात क्या है, वॉर जो है वो एक बड़ी ही इवल चीज है, लेकिन अगर कोई दूसरा देश हम पर हमला करता है हमें अपने डिफेंस के लिए फाइट करना चाहिए। इसी रीजन से हमारे देश की जो फोर्सेस हैं उन्हें डिफेंस फोर्सेस बुलाया जाता है, ना कि अटैक फोर्सेस। हमारे सोल्जर्स कभी भी किसी को मारना नहीं चाहते, बल्कि किसी को मारना एक कॉन्सिक्वेंस है वॉर का। उनकी मेन प्रायोरिटी है अपने देश को डिफेंड करना, और हमारे बहादुर सोल्जर्स वॉर में लड़ते हैं अपनी जान को रिस्क पर डाल के हमारी जान बचाने के लिए। आर्मी का जो मोटो है वो है सेवा परमो धर्म, और बॉर्डर फिल्म यही करेज और सैक्रिफाइस को बड़े अच्छे से दर्शाती है। इन लिरिक्स को सुनिए जरा। मेरे दुश्मन मेरे भाई मेरे हमसाए,
इस सरहद पर फुंकारेगा कब तक नफरत का ये अजगर। हम अपने अपने खेतों में गेहूं की जगह चावल की जगह ये बंदूकें क्यों बोते हैं। जब दोनों ही की गलियों में कुछ भूखे बच्चे रोते हैं, आ खाए कसम अब जंग नहीं होने पाए और उस दिन का रास्ता देखें जब खिल उठे तेरा भी चमन, मेरा भी चमन, मेरा भी वतन, तेरा भी वतन। दोस्तों, आज के दिन ऐसी फिल्म बनाई जाती तो अनपढ़ लोग इस पर बॉयकॉट के नारे लगाने शुरू कर देते, क्योंकि यहां पर सिर्फ अपने देश की बात नहीं हो रही है बल्कि दोनों देश को डेवलप करने की बात हो रही है। जो लोग नफरत के भूखे हैं वो इस मैसेज को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसलिए इन भाई साहब को मैं कहना चाहूंगा कि बॉर्डर जैसी ऐतिहासिक जबरदस्त फिल्म को प्लीज केरला स्टोरी जैसी झूठी प्रोपेगेंडिस्ट फिल्म से मत कंपेयर कीजिए। बॉर्डर फिल्म देखने के बाद लोगों की आंखों में आंसू आते हैं, लोगों का दिल पिघल जाता है, लोग ह्यूमैनिटी की तरफ ज्यादा सेंसिटाइज्ड फील करते हैं। लेकिन केरला स्टोरी देखने के बाद लोगों का रिएक्शन क्या होता है, कई YouTube वीडियोस आप इसके देख सकते हैं। लोग सिनेमा हॉल से बाहर निकलते हैं गालियां देते हुए मुसलमानों को। अब्दुल अलग है, वो ऐसा नहीं है, ये सब वो सब एक जैसे है। पिक्चर तो बहुत बढ़िया लगी है, लेकिन इस पिक्चर के बाद जो कुछ होगा ना वो आपको न्यूज में आ जाएगा। किन मुसलमानों को गालियां देते हुए बाहर निकलते हैं? क्या उनको जो आईसिस में गए थे? क्या उनको जो PFI के मेंबर्स हैं? नहीं, बल्कि सभी मुसलमानों को गालियां देते हुए बाहर निकलते हैं। इस फिल्म को देखने के बाद लोगों के अंदर नफरत जागती है। ये है बहुत बड़ा डिफरेंस एक बॉर्डर जैसी फिल्म में और केरला स्टोरी जैसी फिल्म में। सिनेमैटिक लिबर्टी का मतलब ये नहीं कि यहां पर कंस्पिरेसीज इमेजिन करी जाए, 3 के नंबर को सीधा 32,000 पर एग्जैजरेट कर दिया जाए और कुछ गिने चुने केसेस के बल पर पूरी स्टेट और पूरी कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश की जाए। ये सिनेमैटिक लिबर्टी नहीं है, ये एक वल्गर हेटफुल प्रोपेगेंडा है। बाकी के वीडियो में भाई साहब रैंट करते हैं, चिल्लाते हैं कि कैसे मैंने सिर्फ 3 औरतें बोला। इतने सेंसिटिव मुद्दों पर ये सिर्फ शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता, एक भी बहुत होता है। ये चीज सुनकर मुझे स्कूल की याद आ जाती है। याद है ना, जब वो इंग्लिश और हिंदी के एग्जाम में हमें कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज पढ़ना पड़ता था, हमें शब्दों का मतलब समझाना पड़ता था, थोड़ी कॉमन सेंस और बेसिक इंटेलिजेंस की जरूरत होती थी। अगर मैं कह रहा हूं कि 32,000 का यहाँ पर एक बड़ा झूठ बोला जा रहा है, लोगों को मन में आएगा कि नहीं 32,000 नहीं, कम से कम कुछ हजार होगा या कुछ 100 होगा, लेकिन एक्चुअली में ये नंबर सिर्फ 3 है। अब यहाँ पर मैं जो सिर्फ शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, इसे इंग्लिश में ओनली कहते हैं, इसका मतलब क्या बना? ऑप्शन ए, इसका मतलब सिर्फ 3 ही तो हैं, क्या फर्क पड़ता है? या ऑप्शन बी, 32,000 जैसे बड़े नंबर से कंपेयर किया जाए तो ये नंबर सिर्फ 3 है। शब्द सेम है लेकिन मतलब काफी अलग है और कोई भी कॉमन सेंस अगर यूज करे तो उस सिर्फ शब्द का मतलब समझ सकता है क्या है। मेरी बात को ट्विस्ट किया गया यहाँ पर कहकर कि मुझे तो परवाह ही नहीं इन औरतों की क्योंकि ये सिर्फ 3 है, लेकिन बाद में मैंने वीडियो में बड़े क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि अगर एक भी ऐसा केस है तो वो पोटेंशियल थ्रेट है पूरे देश के लिए। और इन 3 औरतों पे भी मूवी बनाना गलत नहीं है, लेकिन कम से कम झूठ तो मत बोलो। तो मुझे तो लगता है भाई साहब एक बहाव में बहते चले गए कि मुझे तो ध्रुव राठी को लेकर कोई बड़ा खुलासा करना है, और इस बड़े खुलासे के चक्कर में ये बेसिक इंटेलिजेंस और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स ही भूल गए। आगे मुझे कोट करते हैं कहते हुए कि PFI ने कन्वर्जन्स को फैसिलिटेट किया। ये कहते हैं कि ध्रुव राठी मान रहे हैं कि PFI रेडिकलाइज करती है, तो इससे में प्रॉब्लम क्या है भाई? क्या PFI मुसलमानों को रेडिकलाइज नहीं करती? बिल्कुल करती है। इसी रीजन की वजह से तो इंडियन सरकार ने पिछले साल इसे बैन किया था। क्या मैंने कभी कहा कि इसे बैन नहीं किया जाना चाहिए? मैंने कभी नहीं कहा ये। फिर ये कहते हैं कि लेकिन मैंने सरकार को कांग्रेचुलेट क्यों नहीं किया इसे बैन करने के लिए? और मुख्यमंत्री के इस बयान के आधार पर मेरे भाई ध्रुव राठी ने कोई वीडियो गवर्नमेंट को बधाई के लिए बनाया था या नहीं बनाया था, आई रियली डोंट नो। भाई इसी साल मार्च में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बताया कि वो अभी तक 44 आतंकवादी संगठनों को बैन कर चुके हैं। इसमें ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि खालिस्तान टाइगर फोर्स, पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट, जम्मू एंड कश्मीर गजनावी फोर्स। अगर ऐसे ही मैं कांग्रेचुलेटरी वीडियोस बनाते चला गया तो इसके लिए एक सेपरेट चैनल बनाना पड़ेगा। कल को ये कहेंगे कि भाई मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया कि नितिन गडकरी जी बड़े अच्छे हाईवेज बनाते हैं, तो इससे प्रूव हो जाता है कि ध्रुव राठी को हाईवेज पसंद नहीं है। कोई सेंस बना इस बात का? आखिर में फिर एक आर्ग्यूमेंट इन भाई साहब के द्वारा और कई और लोगों के द्वारा इस्तेमाल करी जाती है कि एविडेंस नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि चीज हो नहीं रही है। एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस। कि क्योंकि NIA के पास सबूत नहीं थे, वो स्टैब्लिश नहीं हो पाया, तो वो केरल को बदनाम करने की एक कॉन्स्पिरेसी है। और अगर ये मान लोगों के सबूत ना मिलने पर जो आरोप लगा है वो गलत है, हर कॉन्स्पिरेसी को स्टैब्लिश नहीं किया जा सकता।
ये बात सही है क्या नहीं, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर एक कंस्पिरेसी थ्योरी को बिलीव करते चले जाओ। यहां पर हमारे केस में एक एनआईए की रिपोर्ट आई है, होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आई है, ढेरों न्यूज आर्टिकल्स हैं, अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का डेटा है हमारे पास, एक एक्सटर्नल एनजीओ का डेटा है। इन सारी चीजों के बाद भी अगर आप कहते हो कि इनफ एविडेंस नहीं है इसलिए हमें इस कंस्पिरेसी थ्योरी पर विश्वास करना चाहिए, तो इसका तो कोई तुक नहीं बना, फिर इसका कोई एंड नहीं है। फिर तो मैं आपको यहां पर 100 प्रूफ गिना दूं किसी भी चीज के, आप कहोगे ये काफी नहीं है, अभी भी एब्सेंस ऑफ एविडेंस है, यहां पर धरती गोल नहीं है, आप ये कहने लग जाओ कल को। जितना भी हमारे पास अभी तक एविडेंस है वो काफी नहीं है, अभी भी एब्सेंस ऑफ एविडेंस है। आइए एक तीसरा वीडियो देख लेते हैं। यहाँ पर एक यूनिक आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल किया गया है। अब ध्रुव राठी इसके बाद में पूछते हैं कि बताइए इसमें ओमन चांडी जी ने कहां पर कहा कि ये फोर्स्ड कन्वर्जन हुआ था, इसमें कितनी लड़कियां आईएसआईएस ज्वाइन करने के लिए गई थी, और ओमन चांडी जी ने तो कहा कि हम फोर्स्ड कन्वर्जन होने नहीं देंगे, आईएसआईएस एक्टिव ही विशेषतः 2013 के बाद में हुआ। आपने खुद ही कहा 2006 से 12 के बीच का ये रिपोर्ट है, उस समय आईएसआईएस ज्वाइन करने के लिए कैसे जाती वो लड़कियां? ये भाई साहब कहते हैं कि मैंने जो आर्टिकल बताया ओमान चांडी का, वहां पर कोई मेंशन नहीं है आईसिस का। ये कहते हैं कि आईसिस एक्टिव सिर्फ 2013 के बाद हुई। तो क्या मैंने कहा था कि इन लड़कियों ने आईसिस ज्वाइन करी 2006 से 2012 के बीच में? मैंने तो नहीं कहा ये। तो ये कैसे क्लेम किया जा रहा है कि ये स्टेटमेंट मुझे एक्सपोज कर रही है? इन भाई साहब की बात भी सुनकर ऐसा लगता है कि ये केरला स्टोरी फिल्म को एक्सपोज कर रहे हैं, लेकिन टाइटल में डाल दिया है ध्रुव राठी एक्सपोज्ड। अबे तू मेरी तरफ है किसकी तरफ है? ये भाई साहब अपने आगे के वीडियो में पीएफआई की बहुत बात करते हैं। ये एक टिपिकल केस है स्ट्रॉमैन फैलेसी का। जब दूसरे की आर्ग्यूमेंट में कोई गलती ना मिले, उसे काउंटर करने का कोई जरिया ना बचे, तो अपनी एक खुद की इमेजिनरी आर्ग्यूमेंट बना लो। अपनी मर्जी से दूसरे के मुंह में गलत आर्ग्यूमेंट्स ठूस दो और फिर उसे काउंटर करो। इसका एक एग्जांपल बताता हूं आपको। फॉर्मर बीजेपी लीडर और गोवा के चीफ मिनिस्टर मनोहर पारिकर ने अगस्त 2014 में श्री राम सेना पर बैन लगा दिया था गोवा में। यह बात क्लियर थी कि यह बैन एक ऑर्गेनाइजेशन पर लगाया जा रहा है, ना कि भगवान श्री राम पर। लेकिन आज के दिन कुछ लोग कैसी स्ट्रॉमैन आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं। अगर कोई बजरंग दल को बैन करने की बात करता है तो कहा जाता है कि भाई तुम बजरंग बली के खिलाफ हो। बजरंग बली के खिलाफ कैसे बोल रहे? ये एक स्ट्रॉमैन आर्ग्यूमेंट का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। हम बात कर रहे हैं बजरंग दल को बैन करने की, लेकिन एक स्ट्रॉमैन क्रिएट किया जा रहा है कि नहीं ये तो बजरंग बली के अगेंस्ट जा रहे हैं। सिमिलरली यहां पर एक स्ट्रॉमैन आर्ग्यूमेंट बना दी कि देखो ध्रुव राठी ने पीएफआई के बारे में ज्यादा बोला नहीं, इसका मतलब वो मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट को सपोर्ट करता है। कुछ सबूत है इस बात का। मैंने वीडियोस बनाए हैं अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ, मैंने पैलेस्टीन की हमास को क्रिटिसाइज किया है, मैंने ईरान प्रोटेस्ट पर वीडियोस बनाए हैं, पाकिस्तान में हो रहे मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ वीडियोस बनाए हैं, खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ वीडियोस बनाए हैं। जितने भी पास वीडियोस जाके देखोगे मेरे, कट्टरवाद के खिलाफ है वो, चाहे किसी भी धर्म में हो रहा हो। लेकिन नहीं, इन भाई साहब को भी चाहिए था कि भाई ध्रुव राठी को लेकर कोई बड़ा खुलासा करना है तो कुछ तो बनाना पड़ेगा यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर एक और जोकर टाइप का आर्ग्यूमेंट था जो मैंने एक और वीडियो में देखा। कोई बंदा खड़े होकर बोलता है कि ध्रुव तो हरियाणा से है और हरियाणा में ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं है, और ये तो जर्मनी में रहता है जहाँ पे कोई फिर से ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं है। इसको कैसे हक मिला इस चीज पर कॉमेंट करने का? इंसान पैदा हुआ हरियाणा में जहाँ 7% मुस्लिम पॉपुलेशन है। मतलब अगर बैचलर कोई जर्मनी में जाके कर रहा है, जहाँ वो रहता था वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन बिल्कुल भी नहीं थी। तो ऐसा बंदा डिजर्व कैसे करता है कि भाई हिंदू मुस्लिम जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं इंडिया में, फिर अगर कोई है तो उस पर कमेंट करने का वो डिजर्व कैसे करता है वो चांस? सिर्फ अखबारों को पढ़ के, फैक्ट्स को गैदर करके, रिसर्च आर्टिकल्स को पढ़ के कोई कैसे कमेंट कर सकता है? तो इस बंदे से मैं पूछना चाहूंगा, क्या ये मेरे घर में रहा है? अगर ये मेरे घर में नहीं रहा तो मेरे ऊपर कमेंट करने का इसको कोई हक नहीं बनता। अच्छा, वैसे हम में से कोई अमेरिका में भी नहीं रहा तो हमें अमेरिका के ऊपर कमेंट करने का भी कोई हक नहीं बनता। इनफैक्ट जहां जहां आप रहे हो बस उसी के एरिया में आपका हक बनता है कमेंट करने का। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। कोई इस जोकर को समझाओ कि अखबारों का पर्पस क्या होता है। इंफॉर्मेशन को अलग अलग सोर्सेज से गैदर करना, रिसर्च आर्टिकल्स क्यों लिखे जाते हैं, सर्वेस क्यों कंडक्ट किए जाते हैं, ताकि इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट करके लोगों तक पहुंचाया जा सके। बहुत टाइम लग गया इस वीडियो में, बहुत लंबा खिंच गया, लेकिन मुझे लगता है ज़रूरी था। और ये वीडियो पसंद आया तो आगे इस वीडियो को मैं एक और पार्ट बनाना चाहूँगा, क्योंकि मैं पूरी प्रोपेगेंडा के ऊपर डिस्कशन करना चाहता था कि कैसे प्रोपेगेंडा फैलता है अलग अलग देशों में, इसके एग्जाम्पल्स बताकर। लेकिन इस वीडियो में उतना टाइम नहीं मिला उसे करने का। अभी के लिए आप पूरी साइंस की प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, सारे साइंस रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए जो भी मैंने अभी तक बनाए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।